तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल बायोलॉजी विथ लाल जी पर। तो जैसा कि इस चैनल का यह पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है, पहली क्लास होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक बार इस चैनल को बनाने का उद्देश्य जो है मैं शेयर करूं। मतलब मेरा क्या मोटिव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो एक बार मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं लोकेशन दिखा दूं। हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड आपको क्लियर दिख रहा हो और पता चल रहा होगा आपको कि ये एक प्राइमरी स्कूल है। और थोड़ा अगर कैमरामैन आप पीछे जाकर दिखाएं एक बार पूरा स्कूल, तो ये एक प्राइमरी स्कूल है। और मैं इसके चारों तरफ का एरिया दिखाऊं तो एक बार घूम कर दिखा दीजिए आप कि चारों तरफ का एरिया आपको देखकर लग रहा होगा पूरी तरह से ये एक ओपन स्पेस है। तो बिल्कुल ही ओपन जगह पर मैं ये वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आने वाले जितनी भी क्लासेस जो है रिकॉर्ड करना चाहूंगा वो ऐसी ही ओपन जगहों पर रिकॉर्ड करना चाहूंगा, ताकि पहली बात तो इस चैनल को बनाने का और जो भी मैं कंटेंट इस पर डालूंगा उन सब का केवल एकमात्र मोटिव होगा, एकमात्र टारगेट होगा कि आप लोगों से कनेक्ट होना। ठीक, बस आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए जितनी भी क्लासेस होंगी, जितनी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ऐसे ही ओपन जगहों पर रिकॉर्ड करने वाला हूं, ताकि जो भी मेरे आसपास के स्टूडेंट हों, जो भी मेरे भाई हों, दोस्त हों, जिन्हें भी वीडियो हेल्पफुल लगे, जिन्हें भी नॉलेज ये हेल्पफुल लगे, वो हमसे बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएं। और जो भी मेरा जो भी नॉलेज है, जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ वो सभी भाइयों के काम आए और सभी दोस्तों के काम आए। बस यही उद्देश्य से मैं मेरे जितने भी लेक्चर्स, जितने भी वीडियोज होंगे वो ऐसे ही ओपन स्पेसेस में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। कह सकते हैं कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंडिया का पहला ओपन क्लास। ओपन क्लास मतलब ओपन क्लास ही समझो यार, कि कहीं से भी कोई भी बच्चा जो है आकर ज्वाइन कर सकता है। वैसे तो अगर आप दूर होंगे तो आप चैनल पर देखेंगे ही और हमसे इंटरेक्ट करेंगे ही, लेकिन अगर आप मेरे पास में हो, देख रहे हो, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अमेठी यूपी। मतलब ज्यादा मोटा मोटा आप ये एड्रेस जानिए कि अमेठी यूपी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य होगा कि इस महीने में अमेठी के मतलब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और ऑफलाइन विजिट भी करूंगा और लोकेशन चेंज होती रहेंगी। और इस पूरे महीने में मैं पूरे अमेठी में, डिस्ट्रिक्ट अमेठी में जितने भी स्कूल होंगे अधिकतर हर स्कूल में विजिट करने वाला हूं मैं। मतलब टारगेट तो यही है कि विजिट करूं। अब बाकी देखिए होता है आगे क्या होता है। फिलहाल आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज जो है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी साइंस बुक से बायो का सेक्शन में लूंगा पहले, और उसका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। और आपकी एनसीईआरटी मतलब इतने अच्छे तरीके से चैप्टर की शुरुआत करती है। मतलब जैसा मैं चाहता हूं कि शिक्षा वैसे, मतलब जैसा मैं चाहता हूं कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी पढ़ाई है, वो जिस तरह से शुरू होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपकी गजब की है। मतलब वो उसी तरह से शुरू करती है इस चैप्टर को। तो मेरा क्या मानना है, मेरा क्या विचार है कि हमेशा जो है पढ़ने का और जो भी एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए, आप में प्यास जगाने से शुरुआत हो। मतलब एक जानने की क्वेस्ट जगे, मतलब एक एक्साइटमेंट, एक उत्सुकता के साथ शुरुआत हो, तब ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आपके मन में सवाल हों और आप जिज्ञासा से भरे हों, तब जो पढ़ने का मतलब जो मजा होता है वो अलग ही होता है। तो एनसीईआरटी शुरुआत कैसे करती है इस चैप्टर का कि पहले पहले वो शुरुआत में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछती है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव। मतलब कैसे आप ये अंतर बता पाएंगे कि कोई जीवित है या फिर कोई जीवित नहीं है। मतलब एनसीईआरटी शुरुआत ही कर दी है, ऐसे सवाल आपके दिमाग में डाल दिए है कि आप सोचना चालू कर दें, आप में एक क्वेस्ट जगह, एक प्यास जगह जानने की। तो बताइएगा कि आप कैसे जानेंगे कि कोई चीज अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है या फिर डेड है। तो हो सकता है कि आप कहें कि आप सड़क पर दौड़ता हुआ कुत्ता देखें, या फिर कोई इंसान को चिल्लाता हुआ, किसी आदमी को चिल्लाता हुआ देखें, या फिर किसी गाय को चारा खाते हुए देखें, तो आप कहेंगे कि ये अलाइव है, ये जीवित है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, और एनसीईआरटी भी आपसे यही पूछती है, चलिए आपने कुत्ते को खाते देखा और कुत्ते को दौड़ते देखा, गाय को खाते देखा और किसी आदमी को सड़क पर चिल्लाते देखा, तो अब आप बता पाए कि वो जीवित है। तो क्या होगा कि अगर जो है कुत्ता है, गाय है, इंसान है, ये सो रहे हो, तब आप कैसे बता पाएंगे कि वो जीवित हैं या फिर नहीं है। तब हो सकता है आपका जवाब हो कि उनकी सांसें चल रही हो, आप उनका ब्रीदिंग मूवमेंट देखकर बताएंगे कि वो
जीवित हैं या फिर डेड हैं या अलाइव हैं। आप कहेंगे सीधा सीधा कि वो ब्रीदिंग कर रहे हैं और आप ब्रीदिंग मूवमेंट उनका देख सकते हैं, तब आप कहेंगे कि वो डेड हैं या फिर अलाइव हैं, आप कहेंगे कि अलाइव हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आपने इनके बारे में तो बता दिया, अब अगर मैं पूछूं कि आप इन पेड़ पौधों के बारे में क्या बताएंगे, थोड़ा इधर जूम करना, अभी बारिश होना शुरू हो गई अगर आपको क्लियर दिखे तो। और अगर मैं पूछूं कि इन पेड़ पौधों को देखकर आप कैसे बताएंगे कि ये जीवित हैं या फिर मृत हैं, डेड हैं या अलाइव हैं, तो आप में से बहुत से कहेंगे कि क्योंकि ये हरे दिख रहे हैं, ग्रीन हैं, इसलिए आप कहेंगे कि ये अलाइव हैं। और मतलब एनसीईआरटी फिर कहती है कि ऐसे भी पेड़ होते हैं कि जो हरे नहीं हैं, ठीक। मतलब बहुत से ऐसे पेड़ हैं, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, फोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, कि ऐसे भी पेड़ हैं जो हरे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते हैं कि वो हरे हैं इसलिए वो अलाइव हैं, तो एनसीईआरटी कहती है कि आप गलत हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो हरे भी नहीं हैं और फिर भी जीवित हैं। तब आप हो सकता है कहें कि क्योंकि जो पेड़ हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो लगातार उनमें ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप पहले देखें तो वो छोटा था, बड़ा हो गया, तो उसमें ग्रोथ हो रही है, तो आप कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है इसलिए वो अलाइव हैं। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो एक समय बाद ग्रो नहीं करते हैं, मतलब एक समय तक बढ़े हैं और फिर उनका बढ़ना बंद हो गया है और वो हरे भी नहीं हैं और बढ़ भी नहीं रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे कि वो अलाइव हैं या डेड हैं। मतलब कहने का यह है तो कि मतलब मूवमेंट, अगर आप केवल मूवमेंट देखकर ये गेस कर रहे हैं कि कोई चीज अलाइव है या डेड है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ओनली यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स इज नॉट एनफ टू से दैट व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव। मतलब केवल आप विजिबल मूवमेंट्स देखकर ये नहीं कह सकते कि वो अलाइव हैं या फिर डेड हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले तो वो आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल खड़ी करेगी जिनका आप जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और फिर आप जो सोचेंगे उसको तोड़ेगी भी, उसका खंडन भी करती जाएगी, और फिर आपको सोचना, मतलब ऐसे ऐसे आपको सोचना सिखाएगी कि आपके मन में क्वेश्चन उठते रहे, सवाल उठते रहे और जिज्ञासा जगती रहे और आप और जानने की ओर बढ़ते रहे। तो आगे आप बताती है कि मैं आपको एक डेफिनेशन लिखता हूं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स, यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स is not enough to define what is alive or not alive. अरे यार, यहाँ अभी पानी बारिश भी होना शुरू हो गई है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। अभी आपको दिखा होगा कि बोर्ड हमारा गिर गया है, तो अभी मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज नॉट इनफ। तो अगर आप सिर्फ विजिबल मूवमेंट्स को देखकर किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं कि वो लिविंग है या फिर डेड है, तो शायद आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना काफी नहीं है बताने के लिए। क्योंकि बहुत से, अगर आप किसी व्यक्ति को जो सो रहा है कि वो मैन है जो सो रहा है पूरी तरह से, तब आप कह सकते हैं कि आप उसका ब्रीदिंग मूवमेंट देखकर आप कहेंगे कि वो अलाइव है, वो जिंदा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो ऐसे हो गए कि आप शायद उनका ब्रीदिंग मूवमेंट ना देख पाए। क्योंकि आपने कभी फ्रॉग देखा है या फिर कोई टर्टल, कछुआ, मतलब अगर अब कोई कछुआ है, उसने क्या किया, अपने सारे शरीर को अंदर सिकोड़ लिया, अपनी सेल में सिकोड़ लिया, तब आप कैसे देख पाएंगे कि वो सांस, मतलब ब्रीदिंग मूवमेंट उसका कैसे देख पाएंगे आप। तब क्या आप कह सकते हैं कि उसका मतलब आप देखे होंगे कोई कछुआ है, अगर वो बिल्कुल ही पूरी तरह से अपनी सारी ऑर्गन्स को अंदर कर लिया और सिकोड़ लिया अपनी सेल में, तब आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते कि वो डेड है या अलाइव है। कहने का मतलब ये है कि आप मूवमेंट देखकर, केवल कोई हिल रहा है, डुल रहा है,
कोई उसकी बॉडी की कोई हरकत देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकते, ये काफी नहीं होगा बताना कि वो डेड है या फिर अलाइव है, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स हैं इतने ज्यादा स्मॉल स्केल पर हैं कि वो आपकी नेकेड आइज से नहीं देख सकते आप, मतलब इनविजिबल मूवमेंट्स कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी जिन्हें हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहते हैं। इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि एनसीईआरटी पुट कर दी है कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड और लाइफ। वाई मतलब जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट सॉरी यहां गलत लिखा, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, मतलब कि हमारे लाइफ के लिए आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो उसकी लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी क्यों हैं उसे जिंदा रहने के लिए। तो ये सवाल एनसीईआरटी पूछती है, और ऐसा भी लिखा है कि कोई भी अगर आप प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या सच में जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, तो वो कहेगा हाँ। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों, कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जो कि इनविजिबल हैं, जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। क्योंकि अभी आपको मेरा पूरा शरीर दिख रहा होगा, और अगर अभी मैं अपनी सांसें बंद कर लूं, आंखें बंद कर लूं, तो शायद ही आप बता पाएं बाहर से देखकर कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। लेकिन एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट क्या कहेगा कि इसके अंदर बहुत से इनविजिबल, जो आपको आंखों से डायरेक्ट नहीं दिख पा रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लगातार हो रहे हैं जो कि मुझे जीवित बनाए हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आपको मेरा ये हाथ दिख रहा होगा, तो ये एक ऑर्गन है, ठीक। अब इसके और अंदर आप जाएंगे तो आपको टिश्यू मिलेगी, और फिर उसके और अंदर जाएंगे तो आपको सेल्स मिलेंगे, और सेल्स के और अंदर जाएंगे तो और सारे अदर कंपोनेंट्स जैसे कि डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन आपको वो तो नहीं दिख रहा है, ना तो आपको टिश्यू दिख रहा होगा, ना तो सेल दिख रही होगी, ना तो सेल के अंदर का जो मैटर है वो दिख रहा होगा। तो अगर मैं हाथ हिला रहा हूं तो आप बताएंगे कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो आप बता सकते हैं कि जिंदा है, ठीक। अब ये बिल्कुल शांत पड़ा है, तब आप नहीं कह सकते केवल मूवमेंट देखकर कि ये जिंदा होगा या फिर डेड होगा या लाइव होगा। मतलब कि पहले सवाल आपका सिद्ध होता है यहाँ की, यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज नॉट इनफ, ठीक। कोई भी लिविंग है या डेड है आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब मूवमेंट के आधार पर आप नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या डेड है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यहाँ पर फिर इसको आप ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, मतलब कि लाइफ अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है। और वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि, तो अभी जो मेरा ये आपको पूरे शरीर का ढांचा दिख रहा होगा, किसी भी एनसीईआरटी के लाइन है कि व्हेन यू विल सी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी आप एक बार ऐसे घुमाओ कैमरा और जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सामने खड़ा एक आपको लड़का दिख रहा होगा, और उसके पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, और पशु पक्षी आपको जितने भी जानवर दिखे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखे, उन सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड लिविंग स्ट्रक्चर है। ये आप समझिए कि अभी जो मेरा आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक, तो अभी मेरा आपको हाथ दिख रहा है, तो ये किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले क्या बनती है, एक कोशिका बनती है, ठीक है। जब आप माँ के पेट में पहली बार आपका जन्म होने वाला होता है, मतलब आप जब पहली बार आपके शरीर का बनना शुरू होता है, सिर्फ एक कोशिका होती है। मैं आपको कहूं तो अगर आपको दिख रहा होगा तो एक सिंगल सेल, आप इतने ज्यादा छोटे होते हैं, एक सिंगल सेल होती है, ठीक। अब कैसे ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होकर ये पूरा शरीर का ढांचा बनाती है, इस सब में जो योगदान होता है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का होता है। इसीलिए, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, इनका योगदान होता है। इसीलिए कोई भी एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट होगा वो कहेगा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही है वो, जो कि आप एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी भी लिविंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मैं क्या कह रहा था कि शुरुआत होती है हमारी सिर्फ एक कोशिका से, एक सेल से, ठीक। अब एक सेल से ये मेरा पूरा हाथ बना है, मेरा पूरा शरीर बना है, तो
ये कैसे हुआ होगा? एक तरह से पूरी, एक मैं कहूं तो एक सीक्वेंस में, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये पूरी प्रोसेस हुई है। पहले सेल बनी, फिर सेल्स इकट्ठा हुई, मतलब एक सेल बनी, अब इसमें डिवीजन हुआ, ठीक, इसमें डिवीजन हुआ, 2 से 4 बनी, 2 से 4 बनी और 4 से 8 बनी। मतलब आप समझिए यहाँ मार्कर चल नहीं रहा है कि एक सेल है जो कई इकट्ठा हुई, फिर टिश्यू बनाई, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बने, और ऑर्गन के बाद आपको मेरा ये हाथ दिख रहा होगा। मतलब ये इतना जाल फैला हुआ है और ये भी ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरह से। और इस सब को बनाने में जो सबसे नीचे आप जाएंगे, एकदम न्यू में जाएंगे, बेस में, तो वहां आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स मिलेंगे, वो जो हमारे इस पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए रखे हुए हैं। क्यों, कैसे, मैं आपको बताऊं कि अगर अभी जो है, अब मैं बताने जो जा रहा हूं, इसके लिए, इससे पहले एनसीईआरटी फिर से एक सवाल उठाती है कि, सवाल क्या उठाती है, वो आपको बताती है कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये टूट जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं जा रहा हूं, अभी आपको इधर दिख रहा होगा ये बबुल का पेड़ है, या फिर आपको इधर दिख रहे होंगे ईंटें दिख रही होंगी, बहुत सारे ऐसी चीजें दिखेंगी कि आप ध्यान नहीं देंगे और आप चलते हुए जाएंगे, आपको मान लो खरोंच आ गई, ठीक, आपकी बॉडी से आपकी स्किन जो है, स्किन थोड़ा सा निकल गई, खरोंच आ गई, तब आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही खरोंच आई, अब आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जहां पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो आपकी स्किन को फिर से रीस्टोर कर देंगे और रिकवर कर देंगे। कहा मतलब कि आप ऐसा समझिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है मेरा पूरा हाथ। अब इस पर एनवायरनमेंट का, हमारे चारों तरफ के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मैं खेत में कोई काम कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ और खरोच आ गई, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ खरोच आ गई छोटी सी, तब वहां क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे और पूरे स्ट्रक्चर को फिर से रिस्टोर कर देंगे, मतलब फिर से मुझे सही सलामत खड़ा कर देंगे। और अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ना हो, तो जो मेरा ये पूरा शरीर का ढांचा आपको दिख रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये इस पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा और मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तब आप समझ पाए होंगे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी क्यों होते हैं। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा स्किन है, मैं आपको बताऊं तो एक जो 13 साल से ऊपर और 50 साल के नीचे जितने भी लोग देख रहे होंगे, अभी मुझे लगता है 13 साल के ऊपर ही देख रहे होंगे, तो आपके शरीर की पूरी ऊपर की जो आपको खाल दिख रहा होगा, एपिडर्मिस की लेयर, स्किन जो दिख रही होगी, ये 28 से 42 दिन के भीतर पूरी चेंज हो जाती है। मतलब 28 से 40 दिन के बीच में हमारी पूरी नई स्किन आ जाती है। आपको पता चले ना या ना चले, ये दूसरी बात है, लेकिन 28 से 40 दिन के भीतर पूरी बॉडी का जो ऊपर वाला स्किन है पूरा नया हो जाता है। और ये कैसे होता है? ये भी एक तरह से क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो हमारी पूरी बॉडी का रिकवरी कर रहे हैं और रिस्टोर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स या फिर इराथ्रोसाइट्स पाई जाती हैं, वो 120 दिन में खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और फिर नई सेल्स बनती रहती हैं, और 120 दिन जिनका पूरा होता है वो डेड हो जाती हैं। तो देखा जाए तो वो इतने अंदर हो रही हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ही है जो उन्हें फिर से बना रहा है, और जो डेड हो रही फिर से रिस्टोर कर रहा है और हमें जीवित रखे हुए है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अंदाजा लगा होगा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो कितना ज्यादा नेसेसरी हैं हमारे पूरे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी को ऑर्गेनाइज और हमें जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा जो एनसीईआरटी आपको बताती है कि जो दूसरी जरूरत है इसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की, वो क्यों पड़ती है हमारी बॉडी में, तो मैं उसे आपको बताना चाहूंगा। नीड फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस। वैसे तो मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं इसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया, लेकिन नीड फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेस, नीड फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस। ठीक, ये लाइन आप इस लाइन से ये लाइन जो है इसे रिलेट करेगी। आप समझिए कि नीड फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस मैं क्यों कह रहा हूं और आपकी एनसीईआरटी क्यों ऐसा कह रही है कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस का मतलब आप ये समझिए। अभी मैं समझा चुका हूं, लेकिन अब लिखा हूं तो थोड़ा बताऊंगा कि मेंटेनेंस प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी हमारी जो पूरी बॉडी है, इसकी जो स्किन सेल्स हैं ये
खुद को पूरी तरह से रिस्टोर करती हैं, खुद को पूरी तरह से बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं केवल 28 से 42 दिनों में। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये मेंटेनेंस प्रोसेस हो रही है, हमारा शरीर खुद को मेंटेन कर रहा है। आपको पता चले या ना चले, लेकिन हमारी बॉडी खुद को हमेशा हर समय मेंटेन कर रही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स डेड हो रही होंगी और नई सेल्स बन रही होंगी, मतलब मेंटेनेंस जारी है। और मैं बताऊं तो एक जब छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, तब आप उसे देखेंगे बहुत एकदम उसके गाल रसगुल्ले जैसे गुलगुले होते हैं, पूरी स्किन एकदम मुलायम। तो उनमें क्या हो रहा होता है ना, उनमें केवल 14 दिनों में उनकी पूरी बॉडी की जो ऊपर वाली लेयर है वो खुद को रिकवर कर रही है। मतलब जितनी कम उम्र होती है उतना जो है टर्नओवर जो होता है, इसे हम टर्नओवर कहते हैं स्किन का, ऊपरी लेयर का, उनका जो टर्नओवर होता है बहुत फास्ट होता है। और जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तब टर्नओवर इतना कम हो जाता है कि मतलब 84 दिन लगते हैं एक नई सेल को बनने में ऊपर वाली स्किन में, और हो सकता है किसी किसी में बहुत ज्यादा लगे। और इसी वजह से आप देखेंगे तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चेहरे पर आपको झुर्रियां दिखेंगी, स्किन सिकुड़ जाती है। क्यों? इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि उनमें जो स्किन का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो रही है, उनका जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो होता जा रहा है। इस वजह से उनकी जो स्किन है उस डल होती जा रही है, और वो तेज, वो मतलब चमक नहीं होती जो एक 13 से 18 साल वाली जवानी में होती है। क्योंकि उनमें क्या हो रहा होता है कि स्किन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, नई स्किन बन रही है। अब होता कैसे है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये समझिए। नहीं तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार मुझे तो दिख ही नहीं रही है, एक सेल बन रही है, कब बन रही है, कब आ रही, कब जा रही। तो क्या होगा ना, जो एक तो आपको ये दिख रहा होगा स्किन, ये तो आपको साफ दिख रहा है, इसके अंदर नई सेल्स बन रही है। ठीक, लगातार बन रही, धीरे धीरे प्रोसेस इतनी धीमी, वो जब बन जाती है पूरी तरह, वो धीरे से ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली कब गायब हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ आएगा कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या, तो नीड फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की नीड होती है, जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस प्रोसेस में। इस तरह से शरीर खुद को मेंटेन करता है, और उसमें भी बेसिक लेवल पर देखें तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर इसके बाद मुझे बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को लेक्चर, मतलब आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड से बोले जा रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों को समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आसपास से अगर आप देख रहे हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। क्योंकि अभी हो सकता है कि 10th, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, तो इस चैनल पर जो है मैं 9th और 10th की पूरी साइंस को कवर करूंगा, और 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी। ठीक, तो इतना जो है सिलेबस में कवर करने वाला हूं। तो कवर के साथ साथ मैंने शुरू में भी बताया है कि आप लोगों से कनेक्ट होना ही एकमात्र जो है इस चैनल का मकसद होने वाला है। तो कोशिश मेरी ये होगी कि अभी आप कैमरे के पीछे से देख रहे होंगे, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि हम कभी आमने सामने भी मिलें, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होने वाला है आगे। तो ठीक है, धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे शांति के साथ सुना। बंद करो।